ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इस टाइम पे कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें सिल्वर यानी चांदी खरीदना चाहिए। अगर उनके पास है तो क्या बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इस वीडियो में जहाँ पर हम एनालाइज़ करने वाले हैं कि सिल्वर इस टाइम पे क्या टॉप के पास है अपने, या यहाँ से और इसमें पोटेंशियल है अपवर्ड स्विंग का, या फिर यहाँ से इसे बेच करके निकल जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो इनमें से क्या सूटेबल रहेगा ये हम देखेंगे सिंपल हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज़ करके। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टॉक बॉक्स एक से बेस्ड रिसर्च एनालिस्ट है और ऐसे रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिल्वर को, तो उसके चार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ये चार्ट जो है ये डॉलर में मैं बता दूँ आपको इसका प्राइस है, और यहाँ पे जो वेट भी है सिल्वर, अगर आप देखोगे तो ये किलो के हिसाब से नहीं, आपको आउंसेस के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे 1 ounce इज इक्वल टू 28.34 ग्राम्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये है डॉलर्स में, तो 51.469 ये रेट चल रहा है सिल्वर का जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो मैंने एक चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पे अलग अलग प्राइस लेवल आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले सिल्वर को आपको 1980 का प्राइस देखना है। 1980 में सिल्वर ऑलमोस्ट 400% ऊपर बढ़ गया था। 400% पॉज़िटिव, 4 गुना हो गया था। लेकिन इसके बाद यहाँ से ये करीब 90% नीचे भी आ गया था यहीं पर, और रीज़न बताया जा रहा था कि सिल्वर में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ था ग्लोबल लेवल पे। इसके बाद हमें इतना बड़ा ये प्राइस लेवल सेम हमें देखने को मिला है कब? ये देखने को मिला है 2010-2011 में। 2010 में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 80% की रैली आ गई थी सिल्वर में 1 साल में, ठीक है? एंड यहाँ पे इसके बाद सिल्वर हमें फिर से 49.5 तक जाता हुआ नज़र आया। 49.5 से ही यहाँ पे भी रिटर्न हुआ और यहाँ 1980 में भी 49.5 से ही रिटर्न हुआ। उसके बाद आया बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन पीरियड, आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन पीरियड कितना लंबा रहा है कि अब जाके हम वापस से यहाँ पर, अगर किसी ने सिल्वर लिया होगा तो अब जाके वो कॉस्ट पर आएगा इंटरनेशनल प्राइसेज़ में, अगर आप देखोगे। तो कहीं न कहीं बहुत लंबा टाइम सिल्वर हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट भी करता है, और इसमें 60 से 70% तक के क्रैश भी आ जाते हैं। जब भी ये ऊपर जाता है, जैसे कि 49 जब ये गया था 2010 में 9.5, उसके बाद आप ये देखिए ये नीचे 12 तक आ गया था। तो मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्रैश, कि 80% प्राइस ही क्रैश हो गई, 80% वैल्यू ही चली गई, उससे भी ज़्यादा 90% वैल्यू ही चली गई। तो ऐसा भी सिल्वर के साथ देखने को मिलता है, जो गोल्ड के साथ नहीं देखने को मिलता। गोल्ड कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल है, ठीक है? तो सिल्वर यहाँ पे इसी पॉइंट पे दोबारा आ चुका है, 49.5 भी क्रॉस कर चुका है और 51.46 डॉलर्स पहुँच चुका है। एंड यहाँ पे इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि आपको बेचना है, खरीदना है या होल्ड करना है। अब सिल्वर का दाम बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, हम एक बार इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हिस्टोरिकल प्राइस और पैटर्न्स को देखिए, तो पास्ट 100 इयर्स में सिल्वर काफ़ी सारे बूम और बस्ट साइकिल दिखा चुका है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इन साइकिल्स के बारे में आपको पता होना। सबसे पहले ना 1980 के पीक को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हंट ब्रदर्स के बारे में आप पढ़िएगा, और यहाँ पे सिल्वर बहुत हाई लेवल पे चला गया था और उसके बाद ड्रामेटिक कोलैप्स भी आया। 2011 के आसपास सिल्वर ने पीक किया, 49 से $50 चला गया था आउंसेस, एंड फिर उसके बाद एक लॉन्ग कंसोलिडेशन भी देखने को मिला और डाउन ट्रेंड फेज़ भी आया, जो काफ़ी लंबा रहा। करीब आप देख सकते हो कि 15 साल बाद हमें वो लेवल देखने को मिल रहा है दोबारा से, जो लेवल हमें पहले देखने को मिल रहा था। 25 आप देख सकते हैं कि करीब 47 से 49 का प्राइस रहा इस महीने, और अब पिछले मैं कहूँगा 7 दिन में ही हमें दिखा कि ये क्रॉस कर चुका है $50 एंड 51 पे आज ये ट्रेड कर रहा है। तो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल ट्रेंड अगर हम देखें, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपको सिल्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मतलब इफ यू लुक एट गोल्ड, गोल्ड अगर आप देखोगे तो ये इन्फ्लेशन बीट करता है, ये इन्फ्लेशन के साथ-साथ चलता है लगातार। तो क्या गोल्ड की जगह कोई सिल्वर ले ले तो क्या वो उतना ही बढ़िया आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स में, तो सिल्वर बहुत ही पीछे रह जाता है, और स्पेसिफिकली सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत बड़े गेन्स देखने के बाद बहुत बड़े डिप्स देखने को मिलते हैं। तो कोई एप्रिसिएशन इस तरीके का हमें देखने को नहीं मिला है। अब गोल्ड के वैल्यू का वैल्यूएशन का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ सिल्वर के, और वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर आप देखोगे इस टाइम पे चल रहा है करीब आई थिंक 80 के आसपास चल रहा होगा ये, एंड यहाँ पे बेसिकली कितने आउंसेस आपको सिल्वर चाहिए होंगे 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए, या कितने किलो सिल्वर चाहिए होंगे 1 किलो गोल्ड खरीदने के लिए। तो यही होता है गोल्ड सिल्वर रेशियो। इसका इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हो कि क्या जो हिस्टोरिकल रेशियो रहा है ये इससे ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो इस रेशियो के हिसाब से सिल्वर अभी चीप है, ठीक है?
गोल्ड क्योंकि एक तो बहुत अच्छा रन दे चुका है, जिसके अपने खुद के कुछ रीज़न्स रहे हैं कि गोल्ड हमेशा आउट परफ़ॉर्म करता है सिल्वर को एंड बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड बाय किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे जो रेशियो है ये रहना चाहिए कितना 50 के आस-पास, 50 एक हिस्टोरिकल एवरेज है, लेकिन यहाँ पे कितना चल रहा है ये अराउंड 80 के आस-पास। तो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपसाइड यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को सिर्फ सिंपल इसी को फॉलो करते हो। अब की ड्राइवर्स क्या है लॉन्ग टर्म सिल्वर प्राइसेस के लिए? सिल्वर का दाम बढ़ता कैसे है? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल 50% डिमांड जो रहती है सप्लाई की सिल्वर की वो रहती है कहाँ पे? इंडस्ट्रियल यूज़ रहता है इसका। सोलर सेल यूज़ कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर देख लो, मेडिकल फील्ड में, ग्रीन एनर्जी में काफ़ी यूज़ हो रहा है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ये है कि माइन होता है एज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, तो सप्लाई वगैरह का लेके एक तो इश्यू ये रहता है और यहाँ पे ओवरऑल अगर मेटल प्रोडक्शन ही बेस मेटल प्रोडक्शन ही कम होना तो सिल्वर का भी ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब ई वेस्ट वगैरह से बहुत ही ज़्यादा सिल्वर आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि सिल्वर को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ काफ़ी इम्पैक्ट कर लेती हैं क्योंकि दुनिया भर में सिल्वर की जो प्राइसिंग है वो डॉलर्स में होती है। तो डॉलर अगर कमज़ोर हो जाए तो सिल्वर काफ़ी बढ़िया हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है नॉन यूएसडी होल्डर्स के लिए। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस पे भी अगर आप देख सकते हो तो लोग गोल्ड को हेज मानते हैं इन्फ्लेशन का, लेकिन कई बार सिल्वर को भी यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली। और रियल इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। अगर रियल यील्ड्स जो हैं वो लो हैं, नेगेटिव हैं, तो सिल्वर जैसे एसेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब बात करूँगा इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटिव डिमांड की। तो इस टाइम पे आप सिल्वर कैसे बाय कर रहे हो? या तो आप चलो कॉइन ले रहोगे थोड़ा बहुत या फिजिकल तो लेना डज़ नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि सिल्वर काफ़ी स्पेस लेता है, हेवी भी होता है, लेकिन ईटीएफ्स एक बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं, राइट? कुछ लोग फ्यूचर्स मार्केट में लेते हैं और स्पेक्युलेटिव फ्लो होते हैं काफ़ी सारे, तो इसकी वजह से मूव्स बहुत बड़े आते हैं। मतलब कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, जितना ज़्यादा हवा बन गया है, जितना ज़्यादा ट्रेंड बन गया है कि अरे सिल्वर की डिमांड, सिल्वर बढ़ने वाला है करके डिमांड और ज़्यादा पुश हो जाती है और इसके लिए शॉर्ट टर्म में प्राइसेज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल में पैसा जैसे ही आने लगता है ना, तो इससे बड़े-बड़े स्विंग आते हैं और वही इस टाइम पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा सिल्वर अगर आप देखोगे वो लोग बाय कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हैं इसको। कोई इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए नहीं बाय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ज़्यादा से लोग ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए ईटीएफ में कितना बड़ा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कितना बड़ा यहाँ पे इन्फ्लो आया है स्पेसिफिकली पिछले 1 साल में सिर्फ सिल्वर में। दूसरी चीज़ कई लोगों ने गोल्ड को मिस कर दिया। गोल्ड चल रहा था 40,000, 50,000, 60,000 वहाँ से 1 लाख क्रॉस कर गया, उसको मिस कर दिया तो सिल्वर में उन्हें मौका मिला तो सिल्वर में काफ़ी पैसा उन्होंने डाला कि ये गोल्ड चला है, डबल हुआ है, तो सिल्वर पे भी यहाँ से एटलीस्ट डबल होना तो बनता है, नहीं तो 4 गुना होना चाहिए करके। और एक जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स एंड सेफ हेवन डिमांड तो बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोग गोल्ड में पैसा डालने लगते हैं जब भी कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो या ट्रेड वॉर्स हो या रियल वॉर्स भी हो। बट सिल्वर भी एक अल्टरनेटिव है, सिल्वर में भी इन्फ्लो आता है गोल्ड के साथ-साथ। तो गोल्ड चलता है तो सिल्वर भी थोड़ा बहुत साथ में ज़रूर चलता है। और फिर आ जाता है रेगुलेशन, टैक्सेस और मार्केट स्ट्रक्चर। तो टैक्सेस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ये सारी चीज़ें जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जैसी चीज़ें काफ़ी मतलब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिल्वर के माइन्स डेवलप्ड कंट्री में थे, वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करते एंड दे आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। व्हाई? क्योंकि माइनिंग को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाइना और इंडिया में है, वो बड़े मतलब बहुत ही लूज़ हैं। एज़ कंपेयर टू किसी भी डेवलप्ड कंट्री से आप कंपेयर करो, वहाँ पे नियम कानून बहुत ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली अगर आप माइनिंग करो। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी पॉल्यूशन वाली एक्टिविटी उनकी कंट्री में हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपको खर्चे करने पड़ेंगे, बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे कि बिल्कुल क्लीन तरीके से सबसे एफिशिएंट, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप माइनिंग कर पाओ। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंडिया और चाइना जैसी जगहों पे सबसे ज़्यादा आप देखोगे पॉल्यूशन वाले काम भी हो जाते हैं। क्योंकि हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए जीडीपी ग्रोथ रेट, भले ही पॉल्यूशन हो जाए थोड़ा बहुत, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबने ऐसे ही अचीव किया है, जो डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस अचीव किया है, ज़्यादातर बड़ी कंट्रीज़ ने। उन्होंने काफ़ी पॉल्यूशन किया है, कोयले से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और कोयले के बाद अब वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम क्लीन एनर्जी से स्टार्ट नहीं कर सकते, जो बहुत महँगा है। तो सबसे सस्ता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सिल्वर के काफ़ी सारे माइन्स स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको देखेंगे अब नहीं चल रहे हैं, नहीं है चालू। और इसका सिंपल रीज़न यही है कि जो पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल रूल्स आए हैं ना नए, उसकी वजह से बड़ा कॉस्ट इनका इंक्रीज़ हो गया है। तो प्रॉफिटेबली कोई कंपनी तभी करेगी इसको माइन जब इसका प्राइस एक सर्टेन लेवल से ऊपर होगा। और स्पेसिफिकली यही हमें बिटकॉइन में देखने को मिलता है कि बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, मान लो अगर आप 10,000 पे आ जाए डॉलर्स पे, तो लोग क्या करेंगे? माइन करना ही छोड़ देंगे। कोई माइन क्यों करेगा जब माइनिंग की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है, राइट? तो अपने आप सप्लाई कम हो जाएगा जब माइन करना बंद कर देंगे लोग तो, और फिर प्राइस उसकी ऊपर चली जाएगी। तो सिल्वर के साथ कहीं न कहीं जब तक ये माइनिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होते रहेंगे, स्पेसिफिकली नए एनवायरमेंटल लॉज़ और क्लाइमेट चेंज रूल्स आने के बाद, तब तक ये चीज़ उसे सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म में। तो ये हमने डिस्कस कर लिए फंडामेंटल्स। लेकिन अब बात करते हैं
तुरंत के जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है तुरंत का उसका, तो क्या अर्जेंट बेसिस पे दुनिया में इतनी शॉर्टेज हो गई है दुनिया भर में कि इंडस्ट्रियल शॉर्टेज स्पेसिफिकली कि सिल्वर अब यहाँ से 2, 3, 4 गुना होना चाहिए। इट इज़ वेरी टफ मतलब इसको बिलीव कर पाना। तो अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे तो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है हमें कि इस टाइम पे फोमो में एंट्री तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं आपके आस-पास। दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे सेल कर देना चाहिए? अगर किसी ने बहुत नीचे लिया है तो एक सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि जितना है एटलीस्ट हम उसे प्रोटेक्ट करें और थोड़ा बहुत छोड़ दें, राइट? लेकिन नए लेवल पे यहाँ पे एंट्री करना डज़ नॉट मेक सेंस एंड ऑफ कोर्स सिल्वर अगर आप देखोगे तो बड़े ड्रॉप्स देता है, गोल्ड की तरह नहीं है। सिल्वर 60% 70% बड़े आराम से गिर जाता है, हाई पे पहुँचने के बाद। तो इतना वैल्यू क्या आप लूज़ करने को तैयार होगे इन केस आप गलत हो गए तो? ये भी आपको अपने आप से पूछना चाहिए और तब सोच समझ के सिल्वर में एंट्री लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि एंट्री लेनी है या एग्ज़िट करना है या होल्ड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।